कभी हार मत मानो वाक्यांश के बारे में हम आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तब जिंदगी हमारी दृढ़ संकल्प और शक्ति की असली परीक्षा लेती है। आज हम इस हिंदी कहानी के माध्यम से एक ऐसे परिवार के बारे में जानेंगे जो एक जिंदा मिसाल है हार न मानने वाक्यांश के लिए। सभी बाधाओं के खिलाफ अस्तित्व और भरण पोषण के लिए एक परिवार की लड़ाई की प्रेरक कहानी पर कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और दूसरों से आसान मदद स्वीकार करने के बजाय अपने जीवनयापन के लिए कड़ी मेहनत करना चुना। दृढ़ता और आशा की दिल को छू लेने वाली कहानी दृढ़ संकल्प और कहानी मेहनत का मूल्य जाने भराई। आज पहली बार महसूस किया सम्मान क्या है, प्रेम क्या है, कभी हार मत मानो का जज्बा क्या है। चलिए अपने उस वाक़ये से आपको रूबरू करवाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं अपने बेटे का हाथ पकड़े जो कि 5 वर्ष का है, उसकी जिद को मैंने कहा, मैं तो यह सुंदर फूली देखने आई हूँ। मैं लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बार बार मुझे कहने पर देखने चली है। जो महिला पास में खड़ी थी और मुझे दुकान पर ले गई थी उसकी तरफ मैंने इशारा करते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या करे बाबूजी, बिना बार बार कहे कोई आता ही नहीं। लोगों के लिए तो यह सस्ती बेकार सी चीज़ है। मैंने कहा, नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यह बहुत पर आप लोगों की कपड़ों से फूल बनाने की कला बड़ी सुंदर है। आप इनको ऐसे बेचने की बजाय अगर दुकानों पर बात करके और उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर से चीज़ें बनाएं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो महिला मुझे दुकान पर ले गई थी उसने कहा, दीदी बात की थी, लेकिन हम लोगों की चीज़ें दुकान वाले रखने को तैयार नहीं है। बोलते हैं कोई ब्रांड नहीं है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और कोई काम भी नहीं आता। मैंने पूछा, तो आप लोगों का इससे गुजारा हो जाता है? परिवार में और लोग हैं क्या? जी दीदी, यह मेरी सासू माँ है, मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी को सिलाई का काम जानती है, पुराने कपड़ों की मरम्मत का काम मिल जाता है वह कर लेती है। वही तो आप लोग बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? सरकारी स्कूलों में पैसे भी नहीं लगते और बेसिक शिक्षा तो हर बच्चे का अधिकार है। मैंने कहा, हाँ दीदी भेजना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती सबके लिए। महिला ने जवाब दिया। मैंने कहा, स्कूलों में भोजन की भी व्यवस्था है। कम से कम मध्याह्न भोजन बच्चों को स्कूल में इसलिए दिया जाता है कि बच्चों की बेसिक शिक्षा को पूरा किया जा सके। सरकार की तरफ से बच्चों को किताबें और स्कूल की ड्रेस भी दी जाती हैं, तो बच्चों को उनकी शिक्षा। और अम्मा तुम क्यों नहीं समझाती? तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या करता है? मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहा। मेरे सवाल को सुनते ही वह बूढ़ी औरत रोने लगी। मैंने कहा, अम्मा मुझसे कोई गलती हो गई क्या? उस महिला ने कहा, नहीं दीदी, वैसे तो माँ रोज ही अपने बेटे को याद करके रोती हैं, लेकिन यह सवाल जब भी कोई पूछता है तो माँ का कुछ दुख। अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था। मत रो अम्मा, किस्मत को हम बदल नहीं सकते। और क्या कहूँ, मैंने उस बूढ़ी औरत को शांत कराने की कोशिश की। नहीं दीदी, मेरे पति कहते थे, हम लोग एक गांव से आए हैं दीदी। गांव में पहले हमारा घर खेती सब था, लेकिन किसानों की हालत तो तुम जानती हो। यदि भगवान की कृपा हुई तो फसल अच्छी, नहीं तो खाने को भी दाना नहीं। मेरे पति का पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता था और वह मेहनती भी बहुत थे। मेरे ससुर जी ने बेटे की पढ़ाई के बाद लगन देखकर कभी पीछे नहीं हटे। उसके लिए अपनी ज़मीन गिरवी रख दी कि बेटा पढ़ लिख जाएगा। उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो काम की तलाश करने लगे। शहर में छोटी सी नौकरी भी लगी थी, तनख्वाह कम थी, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते, कभी निराश नहीं होते और ना हम लोगों को होने देते। अपनी मेहनत से उन्हें एक जगह बहुत अच्छी नौकरी फिर से मिली। दीदी पुरानी नौकरी को छोड़कर वो नई नौकरी करने जा रहे थे। उस दिन हमारी बात भी हुई थी। माँ और बाबूजी ने उनसे कहा, बेटा नई नौकरी में लग गए तो जल्दी। बात होने के 2 दिन बाद वह घर आने के लिए निकले थे कि रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। उस बस में सवार सभी लोग मारे गए, उसमें मेरे पति भी थे। दीदी इतना बोलते बोलते उसका गला भरा और कुछ आगे बोल नहीं पाई। थोड़ी देर तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया और चारों तरफ एक ऐसा मौन छा गया कि गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मेरे बेटे की आवाज़ ने मुझे मैंने महिला से पूछा, आपके बाबूजी ससुर कहाँ हैं इस समय? महिला ने कहा, दीदी वो एक्सीडेंट तो हमारे बुरे समय की शुरुआत थी। इस हादसे से बाबूजी ने खाट पकड़ ली। उनकी बीमारी में जमा पूंजी तो गई ही, हमारा घर भी चला गया। जमीन तो पहले ही चली गई थी और हम बाबूजी को भी नहीं बचा पाए। और जिसके पास कुछ नहीं होता उसका कोई साथ नहीं देता। अब तो बस यह बूढ़ी माँ और 3 बेटियाँ, इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए हम गांव छोड़कर शहर आ गए कि कम से कम 2 वक्त का खाना तो बच्चों को खिला सकेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरे भी आंसू निकल आए। कुछ समय नहीं आया। आज पहली बार किसी के दर्द से मेरी रूह तक कांप गई। कैसे इतनी दर्द में लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिंदा हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे तब उनसे कहने को, ना अब हैं आप लोगों तक उस दर्द को पहुंचाने के लिए। मैंने उनकी मदद करने के लिए उनको कुछ पैसे दिए कि अम्मा यार रख लो और देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। उसने वो पैसे नहीं लिए। बोली, हमारे सामान से ज़्यादा कीमत हम नहीं ले सकते, किसी से पैसे नहीं लेते हैं। हमारी मेहनत से जो मिलता है उसमें ही हम गुजर करते हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जिसे मैं अम्मा कहकर संबोधित कर रही थी। दीदी जिस दिन हम भीख ली उस दिन हमारे पति के लिए हमारा सम्मान, प्यार और उनकी दी हुई सीख, हार मत मानो, नेवर गिव अप, लड़ते रहो, कीप फाइटिंग, कभी तो जीतेंगे।
और जिस दिन यह खत्म हुआ हमारे जीने की ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए दीदी हम यह नहीं ले सकते, आप कुछ खरीद लो हमसे तो हमारी ज़रूर मदद हो जाएगी, महिला ने कहा। मैंने भी उनकी खुददारी को ठेस पहुंचाना सही नहीं समझा और उनसे कुछ सामान खरीद लिए। मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो फ़ोन करना, और मैं तो इस मार्केट में रोज़ ही आती हूँ, तो आपको जब भी ज़रूरत हो मुझे बताना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बच्चा भी गर्मी से परेशान हो गया था। मैं घर तो आ गई, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी अंदर। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। क्यों भगवान दर्द देता है तो इतना कि सहने की क्षमता ही ना हो। उस दिन उस दर्द के आगे और सब छोटा और बेमतलब लगने लगा। उस दिन से मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया। उस महिला की हिम्मत और कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप का जज्बा जो उसे आज भी मुसीबतों से लड़ने की ताकत दे रहा है, हमेशा बनी रहे बस, ताकि जीवन में वह भी कुछ प्राप्त कर सके। ऐसे ही अन्य रोमांचक और प्रेरणादायक हिंदी कहानियों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल कॉप डिजिटल राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।